नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के इस डिजिटल लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृत तिवारी। दरअसल एक बड़ी खबर है जिसकी चर्चा को लेकर के हम यहां पे उपस्थित हैं। मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर अपना समर्थन सरकार को दे दिया है। इसके बाद अब चर्चाओं का बाजार तेज है और साथ ही साथ इस नए समर्थन के मिलने से पुराने राजनीतिक तालमेल को जोड़ते हुए नए राजनीतिक तालमेल क्या बनने जा रहे हैं, उस पर भी लोग विचार विमर्श करने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ दो हमारे साथी सहयोगी प्रीति पांडे और खालिद रजा खान मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, एक बात विमर्श निकालने की कोशिश करेंगे कि मायावती ने जो समर्थन दिया है संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार के लिए, उसके क्या मायने हो सकते हैं। क्योंकि यह पूरा परिदृश्य अगर देखा जाए तो विपक्ष जो कार्ड खेल रहा था वो दलित कार्ड खेल रहा था और उसका कहना था कि चूंकि जो कस्टोडियन है वो संसद का एक तरह से वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति मुर्मू चूंकि दलित है, वो उनके और साथ ही साथ उनके समुदाय को लेकर के ये बयान दिया गया कि एक अपमान है। लेकिन दलित वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जाने जाने वाली मायावती, उन्होंने सरकार को एक तरह से समर्थन दिया है और पीएम मोदी के उद्घाटन करने की बात को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि हां, आप ही को उद्घाटन उसका करना चाहिए चूंकि आप ही ने बनाया है। मायावती ने यह फैसला जो लिया है, क्या वो इस बात की पुष्टि करता है कि उनका समर्थन गाहे बगाहे बीजेपी को रहता है या फिर वो कई नई पॉलिटिकल डायनेमिक्स खींच रही हैं? देखिए, बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है आपका। और मायावती को लेकर के बीते कुछ दिनों से ये सवाल उठ भी रहा है कि मायावती दरअसल इस वक्त स्टैंड कहां कर रही हैं, क्योंकि अक्सर कई मुद्दों पर वो खामोश रह जाती हैं। यदा कदा उनकी प्रतिक्रिया आती भी है तो ट्विटर के जरिए वो एक आध कमेंट करके सिर्फ साधने की कोशिश करती हैं उस समुदाय को जिस समुदाय के नाम पर वो राजनीति करती हैं। लेकिन नए संसद भवन को लेकर के जहां एक तरफ समूचा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, 19 विपक्षी पार्टियां हैं और उसमें 2 और एडिशन अब हो चुके हैं, लेकिन वहीं मायावती का ये कहना कि नए संसद भवन को लेकर के वो समर्थन देती हैं और इसके समारोह में उनकी शिरकत भी देखने को मिलेगी, ये जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक झटका तो है उस खेमे के लिए। जी, मायावती ने ये भी कहा है कि वो इस समारोह में उपस्थित नहीं रहेंगी, लेकिन उनका समर्थन रहेगा, उनके निजी कार्यक्रम है इसलिए वो व्यस्त हैं। देखिए, ये कहना ही कि उनका समर्थन है, ये जाहिर तौर पर एक संदेश देने की कोशिश करता है। 2024 के लिए मायावती का समीकरण किसके साथ होने जा रहा है। हालांकि विपक्ष का एक धड़ा जब ये उनका स्टेटमेंट आया तो इसको ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसीज के साथ भी जोड़ करके दिख रहा है और कहता है कि देखिए, साफ दिखता है कि किस तरीके से केंद्र विपक्षी पार्टियों को डराने की कोशिश कर रहा है। और मायावती क्योंकि लंबे समय से बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं, उनको पता है कि अगर इस वक्त वो केंद्र के साथ नहीं रहती हैं तो इन एजेंसीज का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो सकता है। वैसे ही वो राजनीति में बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि न तो सक्रिय हैं, ठीक से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिन चुनावों में उनकी पार्टी उतरती भी है नतीजे उनके हिसाब से सकारात्मक है नहीं, ऐसे में अपना अस्तित्व तलाश रही हैं। अब समाजवादी पार्टी के साथ एक बार वो जोड़ तोड़ करके देख चुकी हैं, नतीजा आया नहीं उनके हक में, कोई और पार्टी उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में बचता सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी का साथ है, मरता क्या ना करता। फिलहाल मायावती को जो बिल्कुल सही दिखा और सस्टेन करने के लिहाज से राजनीति में अगर ये फैसला देखा जाए, आपने बिल्कुल एक जो रास्ता जो अपनी बात से एक निचोड़ निकाला है कि ईडी, सीबीआई और उनके जो मायावती के जो पिछले राजनीति करने का जो तौर तरीका रहा है उसमें अचानक ही चेंज आ जाना, बदलाव आ जाना, उसको लेकर के जो आपने सवाल उठाए वो पब्लिक डोमेन में लोग अक्सर उठाते रहे और चुनाव दर चुनाव ये बात भी होती रही। खालिद साहब, मायावती का समर्थन जो है सिर्फ उन्हीं का नहीं है, और भी जो 3 दल हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया, जिसमें अकाली दल है, वाईएसआर कांग्रेस है जगन रेड्डी की, और उसके अलावा बीजू जनता दल भी है, ये लोग भी समर्थन दे। इनके अलावा बाकी जो दल हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे। क्या यहां से एक तरह से संसद भवन का सिर्फ उद्घाटन ही नहीं, अगर कहा जाए 2024 के लिए गोलबंदी भी दिखाई दे रही है, मानेंगे इस बात को आप? उस गोलबंदी से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए और 28 मई को काफी सिग्निफिकेंट है। 28 मई वो दिन है जो वीडी सावरकर का जन्म दिवस है। यह अपने आप में कुछ दर्शाता है कि वीडी सावरकर को इसी बात पर ऑब्जेक्शन है अपोजिशन पार्टियों को, कांग्रेस और तमाम लोगों को, कि इस देश के वो शख्स, वो नेता जिसने इतनी माफिया मांगी सेलुलर जेल में, उस
ये अपमान है देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, देश के जो 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 इस तरह के से चुन के जनता के बीच से चुन के नेता आते हैं, वो जहां जिस संसद में बैठेंगे उसका अपमान है। ऐसे दिन को क्यों चुना गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों संसद का जो नई संसद भवन है उसका उद्घाटन क्यों करेंगे? उसके पीछे भी उनकी लॉजिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 ये कहता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो है वो उसके 3 ऑर्गन्स हैं। एक सबसे पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपुल और तीसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। तो इन 3 धड़ों में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट धड़ा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो सबको हेड करता है, जो पूरे नेशन का और वो इसको इनॉग्रेट क्यों नहीं करेगा? और ये भी आर्गुमेंट है अपोजिशन का कि प्रेसिडेंट एक वाहिद हस्ती है इस देश में जो सरकार की भी गार्जियन है, अपोजिशन की भी गार्जियन है, तमाम जो देश के सिटीजन हैं उनमें फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन होता है, सब कंट्री होता है। तो ऐसे में जो फर्स्ट सिटीजन है, जो तमाम लोगों का गार्जियन है, वो और तमाम चीजें उसी के मोहर से एक्ट, अगर कानून भी कोई पास होता है, कोई बिल पास होता है तो वो कानून कैसे बनता है? लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो कानून नहीं बनता है। एक्ट तभी बनेगा वो जब प्रेसिडेंट का साइन होगा। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट की हैसियत क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो समझा जा सकता है। खालिद साहब, आपकी बात वाजिब है। जो आर्गुमेंट आप बता रहे हैं, विपक्ष के लोग जो दे रहे हैं, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वाकई में अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो वाजिब है। लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष है वो एक दलील दे रहा है कि कांग्रेस ने भी तो इस तरह के काम किए हैं, चाहे वो संसद भवन के लाइब्रेरी का उद्घाटन का मसला हो या फिर इंदिरा गांधी ने जो उद्घाटन किया। लाइब्रेरी का उद्घाटन तो के आर नारायणन ने किया था 2000, मुझे याद है के आर नारायणन ने, वो प्रेसिडेंट थे। एक और उद्घाटन की बात होती है जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, उसमें एक कोई प्रखंड था जिसको उद्घाटन में राजीव गांधी की नाम की बात आती है, इंदिरा गांधी का नाम आता है। ये चर्चाएं जो ली जाती हैं, मेरा सवाल ये भी है कि क्या मैं शायद इन पॉइंट से वाकिफ नहीं हूं जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर दलील ये दी गई है कि तकरीबन 150 ऐसे सरकारी संस्थान जो हैं उसमें कांग्रेस ने गांधी नेहरू जी, उसमें ऐसे बहुत से एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसमें गांधी और नेहरू को तवज्जो दी गई और ये परिवार जो अपने परिवार को ही महिमा मंडित करने का काम करता रहा है, आज उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस उद्घाटन को लेकर के आपत्ति है। ये गलत है। यही कह करके बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आपत्ति क्यों? आप तो खुद अपने परिवार को महिमा मंडित करते रहे हैं। देश के बहुत से इंस्टीट्यूशंस में गांधी और नेहरू हम देखते हैं। एक और चीज बात है कि अगर कोई आर्गुमेंट किसी ने, मान लीजिए कि कांग्रेस ने गलतियां की हो जी, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे वो रॉन्ग मेथड अपनाए हो, तो क्या जरूरी है कि बीजेपी वही रॉन्ग मेथड अपनाए? देखिए, यहाँ पर जो नया संसद है, हमें समझना होगा कि शुरुआत में जब नए संसद को लेकर के विजन रखा गया था तो कई पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने विरोध किया था। इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, क्योंकि कोरोना काल के दरमियान इसको बनाया गया, निर्माण किया गया। उस वक्त यही कांग्रेस पार्टी थी, बिल्कुल यही कांग्रेस पार्टी थी, इसकी प्रासंगिकता को लेकर के सवाल खड़े कर रही थी कि जरूरत क्या है इतना पैसा खर्च करने की। 20,000 करोड़ रुपए आप लगा करके एक नया संसद भवन बना रहे हैं, जबकि और बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आज जब ये संसद भवन बन चुका है तो कोई ये कहता है कि हमने पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ओवैसी साहब भी आते हैं, कहते हैं कि 19 में मैंने नया लोकसभा बनाने की बात कही थी, नया कम से कम लोकसभा के लिहाज से भवन होना चाहिए। 2019 में ये डिमांड उनकी तरफ से की गई। हालांकि वो सपोर्ट करते दिख रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि स्पीकर से इनॉग्रेशन करा लेना चाहिए, राष्ट्रपति से ना कराया जाए। तो देखिए, ये एक चीज समझने वाली है कि राजनीति करने के लिए राजनीति हो रही है। बीजेपी का कहना है कि विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और उसके लिए प्रयास जितने किए गए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। रिकॉर्ड तोड़ टाइम में इसको तैयार किया गया है। लिहाजा अगर किसी की दूरदर्शिता का नतीजा है तो वो श्रेय तो उसको दिया जाना चाहिए ना। इस पर आपत्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रही है। राजनीति हो रही है, गोलबंदी हो रही है। मैं थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 का ख्याल रखा जाना चाहिए, ये बस। राष्ट्रपति के लिहाज से जब एक टिप्पणी की गई तो राष्ट्रपति, क्योंकि सर्वोच्च पद पर आसीन एक ऐसा शख्सियत है हमारे देश में जो सबसे सुप्रीम है, अगर उस लिहाज से तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो ये डिमांड ठीक दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी कुछ इस तरह के उद्घाटन हुए हों, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा ना कराई गई चीज। बात है, सपोज इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने के दौर में लगा, उन्होंने लगाया,
उसको जस्टिफाई आज किया जा सकता है। अगर ये सरकार इमरजेंसी उस नाम पे लगाया कि चूंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लगाया तो उसको आज हम सपोर्ट कर सकते हैं। दलीलें हो सकती हैं। आपका तर्क अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि सामंजस्य बिठाया जा सकता था, और खास करके जब राष्ट्रपति भी बीजेपी की ही द्वारा चयनित एक ऐसी महिला हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, और उनको उस कुर्सी पर काबिज करने का श्रेय बीजेपी लेती रही है। सामंजस्य अच्छी बात होती है अगर द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनसे अगर इनॉग्रेट इसको करवाया तो क्या ही अच्छी बात होती। एक महिला भी हैं, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, ट्राइबल भी हैं, तो ये तो और अच्छी बात होती। लेकिन फिलहाल अब क्योंकि बात अड़ गई है, बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा हमारे पास कोई और चेहरा नहीं है, और मोदी क्योंकि बेस्ट फेस हमारे पास है, तो वाई नॉट मोदी। क्योंकि अब तो कांग्रेस ने आपत्ति की है, तो उस आपत्ति के बाद बैक स्टेप लेना तो बीजेपी की हार होगा। देखिए, तो मुझे आप जिस तरह से दोनों लोग बात कर रहे थे, मैं बड़े खामोशी से सुन रहा था, और मैं ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा था कि बातें जो कर रहा है वो सही कौन कर रहा है। यही हाल जो है अगर कमोबेश देखा तो देश की राजनीति का है। एक जगह पे देखा जाए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है, जिसको कहीं ना कहीं ओवरराइड किया जा रहा है, जो आर्टिकल 79 की आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़े कानून के जानकारों ने भी, संविधान के जानकारों ने भी इसका हवाला दिया। दूसरी तरफ से लेकिन यह है कि सरकार है जो राजनीति के जरिए वहां तक पहुंचती है, तो राजनीति तो करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मूल रूप में उनकी राजनीति बैठी तो राजनीति तो करेंगे ही। तो लिहाजा सभी अपने अपने पायदान पे हेलबेंट हैं। थोड़ा सा मैं डिकोड ये करना चाहता हूं इस चीज को। चलिए यहां से हम हटते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, अपने आखिरी पड़ाव में चलते हैं कि क्या यहां से एक तरह से चुनावी, जो मैं आपसे सवाल पहले भी कहता, गोलबंदी नहीं दिख रही है। एक तरफ विपक्ष के जो कौन कौन से चेहरे एक साथ हो सकते हैं वो भी दिखाई दे रहा है, कौन कौन से चेहरे सरकार के खेमे में जा सकते हैं वो भी दिखाई दे रहा है, कौन कौन से डाइसी हैं जो दिख तो रहे विपक्ष में, लेकिन हो सकता है अगर ईडी सीबीआई जैसी चीजों का तड़ाचा लग जाए तो सीधे सरकार की तरफ ही जाकर उलझ जाएंगे। इस लिहाज से 2024 की जंग जो कहा जाए कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, उसका एक झलक जो है ये संसद भवन के उद्घाटन में एक तरह से दिखाई दे रहा है। इस बात से कितना सहमत है? देखिए, इसमें मैं पहले जिन तमाम लोगों का आपने जिक्र किया था उन्हीं चेहरों के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। जगन मोहन रेड्डी समझ में आता है, नवीन पटनायक समझ में आते हैं, क्योंकि उनके पास तो नीतीश कुमार गए भी तो अगले दिन ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं तैयार होने जा रहा है। 2024 अपनी राजनीति क्रिस्टल क्लियर रखी। यहाँ पर अगर मायावती की बात की जाए, मायावती अलग थलग पड़ गई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं तो ममता बनर्जी को अप्रोच करते हैं, शरद पवार को अप्रोच करते हैं, उद्धव ठाकरे को अप्रोच करते हैं, केजरीवाल भी जाते हैं तो इनको अप्रोच करते हैं, ममता बनर्जी भी आती हैं तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को तवज्जो देती हैं, अखिलेश को तवज्जो देती हैं, वो अलग थलग हैं। अंदर खाने आखिर में हाथ तो मिल जाता है वो बीजेपी ठीक की है ना, लेकिन यहाँ पर मायावती अलग थलग पड़ गई हैं। ये उनको समझना पड़ेगा कि जो बुआ भतीजे की जोड़ी थी ना, आखिरी बार वही एक समीकरण बना था, उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, सकारात्मक कुछ निकला नहीं उनके लिए, रिजल्ट फ्रूटफुल थे नहीं, तो मरता क्या ना करता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। फिलहाल उनको अपना अगर भविष्य सेफ रखना है तो बीजेपी के साथ जाना। खालिद साहब एक चीज जरूर मानेंगे कि अभी तक के जो दौर रहा है पिछले 9 सालों का, हम जो देख रहे हैं विपक्ष का, इस बार विपक्ष कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, जमीन पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ मुद्दों पे अपना स्टैंड बड़ा कड़ा ले रहा है। ये संसद भवन ही नहीं और अन्य मुद्दे देखेंगे पीछे तो उस पर बड़ा कड़ा स्टैंड लिया है। कहीं ना कहीं जो एक छितराया हुआ विपक्ष था उसमें यूनिटी आप देख रहे हैं कि नहीं? यूनिटी तो नजर आ रही है, और देखिए हौसले, चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो उसके हौसले बुलंद है। 2-3 इलेक्शन जो इधर जीता है हिमाचल और कर्नाटक के बाद, उसके बाद हौसले काफी बुलंद हो गए। जब कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं तो बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी, उनके भी हौसले बुलंद हैं, उनको भी लगता है कि चलिए एक मजबूत विपक्ष बन रहा है। तो इस नाते अगर हम देखें तो अगर हाल के दिनों में कर्नाटक चुनाव को अगर देखें तो मुद्दे एक्चुअली जो एजेंडा सेट किया वो कांग्रेस ने किया चुनाव का, और इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हाल के दिनों में 2014 के बाद से हमेशा बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और कांग्रेस उसमें उलझ कर रह जाती थी, और इस बार तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए और कर्नाटक में कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया और उस पर चुनाव जीता, और बीजेपी उसमें उलझ के रह गई। इसलिए हौसले और बुलंद है, विपक्ष को समझ में आ रहा है तमाम पार्टियों को कि अब
होगी तो जनता को फायदा होगा और एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी भी है। विपक्ष को ये भी लग रहा है कि अब एजेंडा सेट भी किया जा सकता है, अपना एजेंडा सेट करके लड़ाई लड़ी जा सकती है 2014 के बाद से। ये शायद पहला मौका है सर। कहने का मतलब है कि जो विपक्ष अभी तक एक तरह से कई तरह से जो सत्ता पक्ष है उसका कमोफ्लाज में उलझ के रह जाता था, अब वो अपना राजनीतिक एजेंडा उन्हीं से सीख करके खुद सेट करने में जुड़ गया है। सीखते सीखते परिपक्व हो रहे हैं जी, जी। और नतीजे भी दिख रहे हैं अब। जी, अब हम दर्शकों से विदा लेंगे। शुक्रिया आप दोनों लोगों का। जैसा कि कहा जाता है कि कि जिसका इतिहास में नाम होता है और जिसका कब्जा होता है भविष्य भी उसी का होता है। आपने शायद ये सुना होगा कि चांद पे पहला जाने वाला आदमी कौन था। अगर को किसी भी तरह की बात पहला आदमी कौन, उसमें आप देखेंगे कि उस व्यक्ति विशेष का नाम आता है। जाहिर तौर पे संसद भवन के उद्घाटन एक सिर्फ उद्घाटन ही नहीं है, बल्कि इतिहास में नाम दर्ज कराने की कवायद भी है और इसी के तर्क पर विपक्षी पार्टियां अपने अपने दावे को मजबूत कर रही हैं। आप भारत एक्सप्रेस के तमाम प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। टेलीविजन से लेकर के यूट्यूब, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रसारण लाइव चल रहे हैं और तमाम खबरों पे हमारी नजरें भी हैं। बने रहिए हमारे साथ। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।